हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू SDMBIC इलाहाबाद ऑनलाइन क्लास 12th का समय नागरिक शास्त्र का चैप्टर पढ़ाया जा रहा है। चैप्टर 3 समकालीन विश्व में अमेरिकी वर्चस्व। इस चैप्टर 3 का क्या नाम है? समकालीन विश्व में अमेरिकी वर्चस्व। इससे पहले आप जो चैप्टर 2 पढ़े थे, अध्याय 2, वो था दो ध्रुवीयता का अंत। मतलब कि शीत युद्ध के दौरान दो महाशक्तियां थी, अमेरिका और सोवियत संघ। सोवियत संघ का 1991 में क्या हुआ था? सोवियत संघ 1991 में टूट गया। जो 15 गणतंत्र थे वो स्वतंत्र हो गए, अलग हो गए। उसके बाद से पूरे विश्व में एक ही देश बना था, शक्तिशाली देश बचा था, वो क्या था? अमेरिका। तो उसी बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद जब संसार में एक ही शक्तिशाली देश बचा रहा, अमेरिका, तो उसके बाद से अमेरिका का वर्चस्व क्या रहा, अमेरिका ने क्या उपलब्धियां हासिल की, किस तरह से अन्य देशों पे अमेरिका का दबदबा रहा, दबाव रहा। जैसे देखिए अब इसी घटना को जब अमेरिकी प्रभुत्व आया, मतलब कि रूस का विखंडन हो गया, सोवियत संघ का विखंडन हो गया, तो संसार में एक ही देश बचा जिसका क्या नाम था? अमेरिका। यानी कि अमेरिकी वर्चस्व आया। तो अब इस समय क्या कहा जाने लगा? इसी समय को कहा जाने लगा एक ध्रुवीय विश्व। पहले क्या था? जब दो देश थे शक्तिशाली तो वो था दो ध्रुवीय विश्व। अब जब जैसे ही सोवियत संघ का विघटन हुआ, अब कौन सा बचा देश? अमेरिका। तो अब इसे क्या कहा जाने लगा? इस दौर को क्या कहा जाने लगा? एक ध्रुवीय विश्व। देखिए अमेरिका ने क्या किया, महाशक्ति के रूप में विश्व राजनीति में अपना प्रभुत्व सिद्ध किया था। विश्व का कोई भी देश आज अमेरिका से टक्कर नहीं ले सकता, नहीं लेना चाहता है, क्योंकि उन्हें मालूम है कि अमेरिका काफ़ी शक्तिशाली देश है, किसी भी देश को आसानी से पराजित कर सकता है। इसलिए कोई भी देश अमेरिका से प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकता। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है क्या? इराक और लीबिया। इसमें हुआ क्या था कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के निर्णयों को क्या किया था? अमेरिका ने प्रभावित किया था। तो ये इराक और जो लीबिया वो इसके सबसे बड़े उदाहरण हैं। अब आगे इस चैप्टर में हम आगे बढ़ते हैं, अमेरिका के बारे में और आगे जानेंगे। तो इसमें पॉइंट के हिसाब से कुछ पॉइंट दिए गए हैं, जिसके हिसाब से हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो पहला पॉइंट क्या है? नई विश्व व्यवस्था की शुरुआत। यानी कि सोवियत संघ जब 1991 में, सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? 1991 में, दिसंबर 1991 में। तो दिसंबर 1991 में सोवियत संघ के विघटन के बाद क्या हुआ? शीत युद्ध तो समाप्त हो गया। शीत युद्ध के समाप्त होने के साथ साथ अन्य क्या हुआ कि संयुक्त राज्य अमेरिका अब विश्व की एकमात्र शक्ति रह गई थी। इसीलिए विश्व राजनीति में क्या हुआ कि अमेरिका का वर्चस्व स्थापित हो गया, क्योंकि अमेरिका का सामना करने वाला और कोई देश नहीं बचा था। तो हुआ क्या कि राजनीतिक विद्वानों ने इस घटनाक्रम को क्या कहा? नई विश्व व्यवस्था का नाम दे दिया। इसी को क्या कहा गया? नई विश्व व्यवस्था। जब अमेरिका ही एक शक्तिशाली देश बचा तो इसे क्या कहा गया? नई विश्व व्यवस्था। देखिए अब उस समय जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे कौन थे? जॉर्ज बुश। अब हुआ ये कि प्रथम खाड़ी युद्ध के दौरान ही ऐसा आभास होने लगा था कि सैन्य और आर्थिक क्षमता के मामले में विश्व के देश क्या है? अमेरिका से बहुत ही पीछे हैं। सभी देशों को ऐसा, जब खाड़ी युद्ध शुरू हुआ तो सभी को लगा कि अमेरिका ही सबसे शक्तिशाली देश है, उसका सामना करने के लिए और कोई देश नहीं है। यानी कि अगर कई देश भी मिलकर लड़ें तो अमेरिका का सामना नहीं कर सकते हैं। अब देखिए यद्यपि जो सोवियत संघ था उसको इराक का मित्र कहा जाता। सोवियत संघ क्या था? इराक का मित्र था, लेकिन फिर भी युद्ध में इराक को उसने कोई सहायता प्राप्त नहीं की। यानी कि सोवियत संघ जो था, जब खाड़ी युद्ध शुरू हुआ था तो अब खाड़ी शब्द आ रहा है, तो अब इसके बारे में जानना जरूरी है कि खाड़ी देश क्या होते हैं। कुछ देश हैं भारत के उत्तर पश्चिम में जिसे खाड़ी देश कहा जाता है, जैसे इराक है, सऊदी अरब है, संयुक्त अरब अमीरात है, इसके अलावा ईरान है, कुवैत। ये सारे देश खाड़ी देश कहलाते हैं। खाड़ी देश का मतलब क्या होता है? देखिए वह समुद्र क्षेत्रीय देश या समुद्र तटीय देश, समुद्र के किनारे वाले समुद्र क्षेत्रीय देश जहाँ जिसकी एक सीमा क्या होती है? सागर से टच करे
एक यानी कि समुद्र से, समुद्र के क्षेत्र में पाए जाने वाले वे देश जिसका एक जो छोर है वो किससे टच करे, सागर से एक छोर, और 3 छोर किससे टच करे, जमीन से, स्थल से, उसी को क्या कहते हैं, खाड़ी देश। ये देश जिसका एक छोर समुद्र से टच करे, सटा हो, और बाकी 3 जो भाग है उस देश के वो किससे टच करें, स्थल से, उसी को क्या कहते हैं, खाड़ी देश कहते हैं। तो यहाँ पे हुआ क्या कि देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी कुवैत की स्वतंत्रता के लिए इराक के विरुद्ध बल का प्रयोग की अनुमति दे दी। जो संयुक्त राष्ट्र संघ था, जो खाड़ी देश में युद्ध हो रहा था इराक और कुवैत आदि के बीच, तो इराक सोवियत संघ का मित्र था, लेकिन सोवियत संघ का, लेकिन सोवियत संघ ने कोई भी मदद नहीं की। और जो संयुक्त राष्ट्र संघ था उसने क्या किया, कुवैत की स्वतंत्रता के लिए इराक के विरुद्ध शक्ति प्रयोग करने की अनुमति अमेरिका को दे दिया था। अब इससे हुआ क्या, इस सैन्य क्षमता, अब जिसे वर्चस्व का एक तथ्य है। अब वर्चस्व मतलब होता है शक्तिशाली, जिसका कोई सामना न कर सके, जिसे सैन्य क्षमता के आधार पे मापा जाता है, धन दौलत के आधार पे मापा जाता है, सांस्कृतिक विचारधारा आदि के आधार पे मापा जाता है। तो वर्चस्व में कौन आगे था, अमेरिका आगे था। तो अमेरिका ने क्या किया, कुवैत की स्वतंत्रता के लिए बल का प्रयोग किया। अब देखिए, अमेरिका अब दूसरे राज्यों को क्या कर सकता है, आदेश दे सकता है, उसे पालन करने के लिए मजबूर कर सकता था। क्योंकि अमेरिका जैसे होता है ना कि राजा, किसी राज्य का शासन हो, राजा वहाँ पे शासन कर रहा हो तो आर्डर कौन देता है, राजा ही देता है, और उसकी बातों को मानना अनिवार्य होता है। तो इसी तरह से यहाँ पे अमेरिका, ये समझ लीजिए कि सबसे शक्तिशाली देश था, तो उसकी आज्ञा का पालन करना सभी देशों के लिए अनिवार्य था, और वो जबरन वो क्या करता था, आदेश का पालन करवाने के लिए बाध्य करता था। अपनी अमेरिका के पास काफ़ी धन दौलत था, तो उसी की ताकत के बल पे वो ऐसा दूसरे देशों के साथ करने लगा। अब देखिए, अब इसका उदाहरण मैं आपको बताता हूँ। अफगानिस्तान और इराक में सैन्य बल के प्रयोग का यह परिणाम निकला कि हजारों बेगुनाह लोग मारे गए। अमेरिका और अफगानिस्तान और इराक में क्या हुआ, जब युद्ध चल रहा था तो उसमें सैन्य बल का प्रयोग किया गया और काफ़ी लोग मारे गए, हजारों लोग मारे गए। यहाँ तक कि सन 2001 में क्या हुआ, सन 2001 में अफगानिस्तान युद्ध के दौरान जो रज्जाक का लड़का रफीक अपने घर में बैठा हुआ था, गोलीबारी का शिकार हुआ है। मतलब ये कि इस परिवार के बारे में ये दिया है कि परिवार की कोई गलती नहीं थी, बिना गलती ही वो क्या हुआ, शिकार बना और मारा गया। तो ये इस तरह के बहुत सारे लोग थे जो बिना कारणवश मारे गए, बिना गलती के मारे गए। अब देखिए, अमेरिका ने क्या किया, अमेरिका अपनी धन दौलत की बदौलत अब इसने क्या किया, बढ़िया मैनेजमेंट के शिक्षा संस्थान चला रहा है। कि यहाँ तक कि अब एशिया और अफ्रीका के लोग भी क्या वहाँ पे शिक्षा करने के लिए जाते थे, शिक्षा लेने जाते हैं। मतलब यह है कि अमेरिका के पास काफ़ी पैसा धन है, तो वह उस धन का उपयोग अपने देश के विकास के लिए करता है। कोई भी देश जिसके पास पर्याप्त मात्रा में धन हो तो वह कृषि का विकास करेगा, उद्योगों का विकास करेगा, स्वास्थ्य पे ध्यान देगा, शिक्षा पे ध्यान देगा। तो वह अमेरिका ने किया, जिसकी वजह से काफ़ी विभिन्न देशों के, एशिया के, अफ्रीका के जो स्टूडेंट हैं वहाँ पे पढ़ने के लिए जाते हैं। इसी को हम कह सकते हैं नई व्यवस्था की शुरुआत। क्योंकि नई व्यवस्था की शुरुआत का मतलब यह है कि संसार में एक ही शक्तिशाली देश रह गया था, कौन था, अमेरिका। तो अमेरिका ही शक्तिशाली देश रह गया था, तो अमेरिका ने क्या किया, उन सभी चीज़ों का लाभ उठाया। यानी कि शिक्षा का, विभिन्न लोग वहाँ पे काम, अगर वहाँ पे मजदूरी की आवश्यकता है क्योंकि वहाँ पे आए भी वहाँ पे ज़्यादा थे, तो लोग मजदूरी करने अमेरिका जाते थे, तो अमेरिका को हर क्षेत्र में उसका लाभ मिला। अब इसी को प्रतिभा पलायन कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं, प्रतिभा पलायन। प्रतिभा पलायन का मतलब क्या होता है कि युवक युवतियाँ क्या करती हैं, अपना देश छोड़ कर दूसरे देश को चले जाते हैं। अब ऐसा क्यों होता है, जैसे कि मान लीजिए अब भारत का उदाहरण है, भारत में अगर भारत अन्य देशों की तुलना में गरीब है, पश्चिमी देशों की तुलना में गरीब देश है, विकासशील देश में भारत आता है। पश्चिम के अधिकांश देश क्या है, विकसित देश हैं। जैसे भारत ब्रिटेन का उदाहरण लेते हैं, तो भारत की तुलना में ब्रिटेन बहुत ही ज़्यादा विकसित है, बहुत ही ज़्यादा धनी है। तो अगर यहाँ पे कोई स्टूडेंट है या कोई काम करने वाला व्यक्ति है, तो वो अगर ब्रिटेन जाए और यहाँ से उसको ज़्यादा सैलरी मिले, अगर वो उसके अंदर वो काबिलियत है, क्षमता है,
कोई भी काम करने का तो वो ब्रिटेन जाके यहाँ से ज़्यादा पैसा कमाएगा। यहाँ पे अगर वह 10,000 कमाता है, ब्रिटेन में उसे अगर 50,000 मिलते हैं तो वह स्वाभाविक है कि ब्रिटेन में जाएगा। तो इसी को क्या कहते हैं, प्रतिभा पलायन। उस व्यक्ति के पास प्रतिभा है लेकिन क्योंकि उसको उस देश में पैसा ज़्यादा नहीं मिल रहा है तो उसके लिए वह दूसरे देश में शिफ्ट हो जाता है। तो यही होता है प्रतिभा पलायन। तो ये था विश्व व्यवस्था की शुरुआत। जिस विश्व व्यवस्था की शुरुआत का मतलब यह था कि अमेरिका का वर्चस्व दिनों प्रतिदिन बढ़ता चला जा रहा था। अगले पॉइंट में भी इसी बारे में पढ़ेंगे। जो पॉइंट का क्या नाम है दूसरा, नई विश्व व्यवस्था में अमेरिकी वर्चस्व। अब देखिए, अब अमेरिका का वर्चस्व अचानक से बढ़ना कब शुरू हुआ, जैसे ही सोवियत संघ का क्या हुआ, विघटन हुआ। सोवियत संघ के विघटन के साथ ही जो कब हुआ, 1991 ईस्वी में। तो 1991 ईस्वी में सोवियत संघ का विघटन के साथ ही अमेरिकन वर्चस्व बढ़ना शुरू हो गया। लेकिन इसका एहसास कुछ अन्य घटनाओं के बाद ही हो पाया कि आज विश्व अमेरिका वर्चस्व में जी रहा है। वो समय सन था 1991 का समय और आज है 2021, यानी कि 3 दशक हो चुके हैं, लगभग 30 साल हो चुके हैं और आज भी अमेरिका का ही वर्चस्व है। अब देखिए, अमेरिका का जो वर्चस्व था, अब उसके वर्चस्व तो हमने जान लिया कि अमेरिका का प्रभाव बढ़ गया था, लेकिन अब किन किन घटनाओं को अमेरिका ने प्रभावित किया, इस हिसाब से हम जानेंगे कि अमेरिका का वर्चस्व किस तरह से रहा। जैसे कि अफगानिस्तान में जब रूसी सेनाएं वापस आ रही थी तो अफगानिस्तान में परिवर्तन हो रहा था। रूस की सेना 1988 के आसपास के आसपास से अफगानिस्तान से लौटना शुरू कर दी थी और अफगानिस्तान से सभी रूसी सैनिक वापस चले गए थे। कब, 1989 में। 1988 में क्या हुआ था, अफगानिस्तान से रूसी सैनिक निकलना शुरू हुए और 1989 तक क्या हुआ, अगले एक साल के अंदर पूरी सेना रूस की क्या हुई, अफगानिस्तान को छोड़ चुकी थी। और अफगानिस्तान को छोड़ने के बाद क्या हुआ, विद्रोहियों के बीच खूनी संघर्ष जारी हो गया। शासक और विद्रोही थे, उनके बीच खूनी संघर्ष जारी हो गया। सॉरी। तो सोवियत संघ के जाने के बाद अफगानिस्तान में घटनाएं और बढ़नी शुरू हो गई। शासकों के बीच, विद्रोहियों के बीच आंदोलन या हम कह सकते हैं खूनी संघर्ष शुरू हो गया। विद्रोह हुए, बहुत सारे नेता जो थे उन विद्रोह को दबाने का प्रयास करते रहे, शांति की स्थापना करने का प्रयास करते रहे, लेकिन वो शांति की स्थापना करने में असफल रहे। रुक रुक कर जंगें होती रही। 1993 के दौरान भी रुक रुक कर जंगें होती रही, हजारों नागरिक मारे गए, यहाँ तक कि पास पड़ोस की सीमाओं में आकर उन्हें क्या करना पड़ा, शरण लेना पड़ा। अफगानिस्तान में बहुत सारे नागरिक मारे गए, जो बचे वे आसपास के देशों में जाकर क्या किए, उस देश में जाकर उन्हें बसने के लिए बाध्य होना पड़ा। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अफगानिस्तान जो था राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक दृष्टि से अत्यंत खराब स्थिति में पहुंच गया था। अब अगला जो पॉइंट हम इसी बारे में पढ़ेंगे, अफगानिस्तान में जो तालिबान संकट आया, जो आज भी है, वो तो 1991 के आसपास की बात है। आज भी अभी 1 महीने पहले की बात है, 1 महीने से तालिबानी जो, जैसे ही अमेरिकन सैनिक, उसके बाद से जब ये सारी घटनाएं घट रही थी, अमेरिकन सैनिक कहाँ गए थे, अफगानिस्तान में गए थे, ताकि ये जो विद्रोह हो रहे हैं उसको समाप्त किया जा सके। तो उतने दिन के बाद से पिछले वर्ष क्या हुआ है कि अमेरिकन सैनिक भी अफगानिस्तान से वापस चले गए हैं। अब जैसे ही अमेरिकन सैनिक अफगानिस्तान से वापस गए हैं, पुनः क्या हुआ कि तालिबानी शासकों ने या तालिबान के लोगों ने अफगानिस्तान पे पुनः अधिकार करना शुरू कर दिया। लगभग आप कह सकते हैं कि 75 से 80% के आसपास आज 2021 में अफगानिस्तान पे अधिकार कर लिया गया। किसके द्वारा, तालिबानियों के द्वारा, क्योंकि लगातार तालिबानी हमले हो रहे हैं और अफगानिस्तान पे लगातार उनका अधिकार करना जारी है। तो इसी बारे में हम पढ़ेंगे कि उस समय क्या हुआ था। तो अफगानिस्तान में तालिबानी संकट, देखिए अफगानिस्तान में उस समय क्या था कि संकट के बादल काफ़ी गहरे हो गए थे, क्योंकि आपको मालूम है कि वहाँ पे लगातार विद्रोह हो रहे थे, आक्रोश जन्म ले रहा था उनके वर्चस्व में, पर वर्चस्व क्या कर रहा था, प्रदर्शित कर रहा था। अब वहाँ के एक नेता थे जिनका क्या नाम था, उज्बेक नेता, जो पहलवान थे, उज्बेक नेता रसूल पहलवान, और उनके एक भाई थे जनरल अब्दुल मलिक।
उज्बेक। अब इन दोनों ने क्या किया कि तालिबान के साथ मित्रता कर ली। इन दोनों भाइयों ने क्या किया, तालिबान के साथ मित्रता की। अब जनरल जो अब्दुल मलिक जो थे उन्होंने क्या किया, उत्तरी अफगानिस्तान में सैन्य शक्ति का संतुलन करके क्या किया, तालिबान के पक्ष में हो गए। वे तालिबान के दोनों भाई जो थे उन्होंने क्या किया, तालिबान का समर्थन किया। अब हुआ ये कि जून 1997 ईस्वी में, सन 1997 ईस्वी में कौन सा महीना था, जून का महीना था। तो जून 1997 में उत्तरी अफगानिस्तान के विरुद्ध उन्होंने क्या किया, एक मोर्चा बना लिया। दोनों भाइयों ने क्या किया कि तालिबान की तरफ से हो गया, जून 1991 में वो अफगानिस्तान के विरुद्ध एक मोर्चा बनाए। अब संपूर्ण जो तालिबान का जो संपूर्ण अफगानिस्तान नियंत्रण था वो पूरा नहीं हो सका। जैसे कि आज मैंने क्या बताया कि आज के समय में 70 से 80% अफगानिस्तान पे तालिबानियों ने अधिकार कर लिया, उसके कई शहरों पे अधिकार कर लिया, काबुल बचा हुआ है जिसको वे अधिकार करने के मूड में हैं। तो उस समय भी जब उन्होंने अफगानिस्तान पर अधिकार करना शुरू किया तो कुछ भाग के वे अधिकार नहीं कर सके थे। तो हुआ ये कि 1998 ईस्वी में जुलाई का ही महीना था, यानी कि अगले साल जुलाई में 1998 में उत्तरी अफगानिस्तान में उन्होंने क्या किया, घातक हमला किया और वहाँ से जो जनरल अब्दुल रशीद के सेना थी उनको खदेड़ डाला और यहाँ तक कि उत्तरी मध्य अफगानिस्तान के प्रमुख क्षेत्रों पर नियंत्रण कर लिया, यानी कि अधिकार कर लिया। उनका अधिकार लगातार बढ़ता जा रहा था। अब 1998 के आसपास उन्होंने उत्तरी अफगानिस्तान और मध्य अफगानिस्तान पे अधिकार कर लिया। अब जो अहमद शाह मसूद थे, कौन थे, अहमद शाह मसूद, वहाँ के एक नेता थे अहमद शाह मसूद अफगानिस्तान के। उन्होंने क्या किया, अहमद शाह मसूद ने तालिबान को रोकने का बहुत ही अधिक प्रयास किया, लेकिन नवंबर 1998 ईस्वी में क्या हुआ कि उन्होंने तालिबानियों को रोकने का प्रयास किया, बहुत अधिक प्रयास किया और 1998 तक उन्होंने कुछ क्षेत्रों से तालिबान को हटा दिया, अफगानिस्तान के कुछ क्षेत्रों से तालिबानियों को हटा दिया। अब तालिबान का संकट गृह युद्ध का जारी रहना एक ऐसा घटनाक्रम था या घटना चक्र है जिसने विश्व के अनेक राष्ट्रों को अफगानिस्तान की समस्या में रुचि लेने के लिए प्रेरित किया, क्योंकि अफगानिस्तान की लगातार पराजय हो रही थी, अफगानिस्तान के क्षेत्रों पर अधिकार किया जा रहा था। तो विश्व के जो हम कह सकते ताकतवर देश थे उन्होंने अफगानिस्तान में रुचि लेना शुरू कर दिया। तो हुआ ये कि सोवियत संघ की जो आदर्श वाली अफगानिस्तान सरकार थी उनके विरुद्ध अमेरिका तथा पाकिस्तान ने तालिबान को सशस्त्र इस्लामवादी बनाया था, यानी कि अमेरिका और पाकिस्तान ने क्या किया था, उनकी सहायता की थी। हुआ ये कि सोवियत संघ के विघटन के कारण ही अंतर्राष्ट्रीय समीकरण बदल गए थे, मतलब कि अब अफगानिस्तान में अमेरिकी प्रभाव दिखाई देने लगा। जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि जब ये सारी घटनाएं घट रही थी सोवियत संघ की सेना वहाँ पे जा चुकी थी, विद्रोह लगातार बढ़ रहे थे, तो अमेरिकी सैनिकों ने या अमेरिकी सरकार ने अफगानिस्तान में अपने सेना भेजने का निर्णय लिया। कब, लगभग 1998-99 के आसपास उन्होंने अपनी सेना भेजी और लगभग 20 साल तक उन्होंने अपनी सेनाएं रखी थी, जो पिछले साल से उन्होंने क्या किया, दोबारा अपनी सेनाओं को अपने देश में बुला लिया। तो 1999 की घटना है। 1999 में क्या हुआ, 1999 में अंतर्राष्ट्रीय उग्र इस्लामवादी बनाम अमेरिका जैसे समीकरण उभर कर सामने आने लगे। 1999 के ऐसा समय है जब अमेरिकन सैनिक अफगानिस्तान में वापस गए वहाँ पे विद्रोह को दबाने के लिए। तो हुआ ये कि अब अमेरिका बनाम क्या था, उग्र इस्लामवादी, यानी कि जो इस्लामवादी थे, जो हम कह सकते हैं कि विद्रोही थे या आतंकवादी, जो भी नाम दें, तो वो अमेरिका के विरुद्ध हो गए, क्योंकि अमेरिका क्या कर रहा था, अब अफगानिस्तान की सहायता करने के लिए वहाँ पे गया था। इसी वजह से जो कट्टर इस्लामवादी अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी थे, ओसामा बिन लादेन का नाम आप सभी लोग जानते होंगे। ओसामा बिन लादेन जो बहुत ही बड़ा आतंकवादी था, उसने क्या किया, अमेरिका में जोर शोर से अमेरिका का बहुत
खोज हो रहा था, लेकिन इस कार्य में सफलता हासिल नहीं। जो ओसामा बिन लादेन था, सबसे बड़ा जो ये सारे दंगे हो रहे थे, विद्रोह हो रहे थे, उसमें ओसामा बिन लादेन का ही हाथ था। तो अमेरिका अब उसे खोजना शुरू कर दिया। अब अमेरिका का मानना क्या था? अमेरिका का मानना था कि तालिबान सरकार ओसामा बिन लादेन को संरक्षण दे रही थी तथा तालिबान को पाकिस्तान समर्थन दे रहा था। अमेरिका को क्या लगा कि जो तालिबान की सरकार है, जिन्होंने अफगानिस्तान के कई क्षेत्रों पर अधिकार किया है, उन्होंने उस आतंकवादी ओसामा बिन लादेन को क्या कर रही है? वह संरक्षण दे रही है। और तालिबान को और कौन देश समर्थन दे रहा है? वो है पाकिस्तान। तो यह सब अमेरिका बर्दाश्त नहीं कर सकता। अमेरिका ने ये खुला कहा कि वो अमेरिका बर्दाश्त नहीं कर सकता। मतलब ये हुआ कि 6 जुलाई 1999 को 6 जुलाई 1999 ईस्वी को क्या हुआ कि तालिबान के संदर्भ में अमेरिका में राष्ट्रीय आपातकाल लागू कर दिया गया। अमेरिका में 6 जुलाई 1999 को क्या किया गया? आपातकाल लागू किया गया। अब आपातकाल आदेशों की आवश्यकता के संदर्भ में जो राष्ट्रपति थे बिल क्लिंटन, उन्होंने क्या किया? प्रतिनिधि सभा तथा सीनेट के अध्यक्षों को पत्र लिखा। उसमें क्या लिखा गया कि कुख्यात जो आतंकवादी है, कौन? ओसामा बिन लादेन, उसको सुरक्षित आश्रय तथा आतंकवाद प्रशिक्षण संस्था अल-कायदा प्रोत्साहन दे रही है। ओसामा बिन लादेन को जो तालिबान की संस्था है अल-कायदा, ये भी आतंकवाद से ही संबंधित है। वे क्या कर रहे हैं? उसे संरक्षण दे रहे हैं। और अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा व विदेश नीति को ये क्या दी है? उन्होंने चुनौती दी है। अब हुआ ये कि उनका कहने का मतलब यह था कि उसका यह आतंकवादी अभियान मुख्यतः अमेरिका के विरुद्ध है। अमेरिका ने क्या कहा कि जो ये तालिबान के लोग ओसामा बिन लादेन को बढ़ावा दे रहे हैं, संरक्षण दे रहे हैं, उनका मतलब क्या कि वे अमेरिका के विरुद्ध हैं। अब इसके बाद जो सबसे बड़ी घटना, क्योंकि अमेरिका तालिबान के विरुद्ध हो गया, ओसामा बिन लादेन के विरुद्ध हो गया, और इसी वजह से सॉरी अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे हमला ओसामा बिन लादेन के नेतृत्व में किया गया था, जो कब हुआ था? 9/11, इसको 9/11 के नाम से जाना जाता है। 2001 की घटना थी। 11 सितंबर 2001 को अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे हमला हुआ। इसमें लगभग 3000 लोग मारे गए थे। ये ओसामा बिन लादेन के द्वारा ही करवाया गया था। 3000 लोग लगभग मारे गए, लगभग 6000 लोग क्या थे? घायल थे। तो उसी का बदला लेने के लिए अमेरिका लगातार ओसामा बिन लादेन को खोज रहा था, और अंततः उन्हें कब सफलता मिली? 2 मई 2011 को 2 मई 2011 को अमेरिका को सफलता मिली, और उन्होंने पाकिस्तान के जलालाबाद जो था, वहाँ का जो जगह था एबटाबाद, वहाँ पे ओसामा बिन लादेन को उन्होंने मार गिराया था। और किन्होंने मारा था? अमेरिका के नेवी सील कमांडो ने। ओसामा बिन लादेन को किसने मारा था? अमेरिका के नेवी सील कमांडो ने मारा था। तो ये था अफगानिस्तान में तालिबान संकट। अब अगला पॉइंट क्या है? अफगानिस्तान के विरुद्ध कार्रवाई। देखिए, जो राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने क्या घोषणा किया कि तालिबान व तालिबान से संबंधित व्यक्तियों को जो भी संपत्ति अमेरिका में थी उसे जब्त करने की घोषणा की जाती है। और इसके अलावा पाकिस्तान के हरकत उल मुजाहिदीन जो आतंकवादी संगठन है के संपर्क में लादेन से है। उनका संपर्क किससे है? मुजाहिदीन का संपर्क लादेन से है। और अब वे अफगानिस्तान में तालिबान के साथ मिलकर अहमद शाह मसूद के साथ लड़ रहे हैं। अफगानिस्तान में तालिबान के साथ वे किसके खिलाफ लड़ रहे हैं? अहमद मसूद के साथ। किसके साथ? अहमद मसूद के साथ। देखिए, अब क्योंकि ओसामा बिन लादेन मारा जा चुका था, तो 7 अक्टूबर, इसके अलावा क्या हुआ था? 7 अक्टूबर 2001 को अमेरिका व उसके सहयोगी देशों ने अफगानिस्तान पे आक्रमण कर दिया था। 1 महीने तक लगातार कहीं न कहीं अमेरिकी व सहयोगी सेनाओं द्वारा बमबारी की जाती है। अमेरिका के जो सहयोगी देश थे, आप कह सकते हैं ब्रिटेन हो गया, फ्रांस हो गया, ये सारे अमेरिका के सहयोगी देश थे। उन्होंने क्या किया? लगातार अफगानिस्तान में बमबारी जारी रखी। एक तरफ अमेरिका को अफगानिस्तान के पड़ोसी देशों से खुली मदद की आवश्यकता पड़ी। अब अफगानिस्तान के पड़ोसी देश कौन हो सकते हैं? पाकिस्तान हो सकता है,
यहाँ तक कि भारत को भी हम जोड़ सकते हैं। तो अमेरिका को क्या था, मदद की आवश्यकता थी जो प्रभावशाली आक्रमण के लिए सड़क प्रदान कर सकें, क्योंकि अब अगर अफगानिस्तान में अमेरिका को आक्रमण करना है, युद्ध करना है हमें अफगानिस्तान से, तो उन्हें सड़क चाहिए ताकि उस रास्ते में अपने हथियारों को ले जा सके, तो उन्हें एक सड़क की आवश्यकता पड़ी थी। दूसरी तरफ युद्ध के कार्यकाल अधिक लंबा होने के कारण क्या हुआ कि अमेरिका की आलोचना होने लगी। अब अमेरिकी सेनाओं ने क्या किया, अमेरिकी सेनाओं ने लगातार बमबारी की, जिससे उस बमबारी से अफगानिस्तान में क्या क्या घटना घटा, मस्जिद थे, अस्पताल थे या दूसरे नागरिकों के जो इमारत थे वो बहुत अधिक उसका नुकसान हुआ, काफ़ी लोग इस वजह से मारे भी गए। अब इसके साथ ही नॉर्दर्न अलायंस ने 9 नवंबर, जो नॉर्दर्न अलायंस था 9 नवंबर 2001 को क्या किया, 9 नवंबर 2001 को मजार ए शरीफ को अपने कब्जे में ले लिया और जल्द ही अफगानिस्तान के अधिकांश हिस्सों पे भी कब्जा कर लिया था, जिसका क्या नाम था, नॉर्दर्न अलायंस। अब अमेरिका व सहयोगी सेनाओं ने भी अफगानिस्तान में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से डेरा डाली, यानी कि धीरे धीरे क्या हुआ कि 2001 तक लगभग अफगानिस्तान का अधिकांश क्षेत्र अन्य देशों के कब्जे में आ गया था। वहाँ के जो मुख्य नेता थे हामिद करजई, हामिद करजई, वहाँ के मुख्य नेता थे हामिद करजई, उन्होंने 5 सितंबर 2002 को तक 5 सितंबर 2002 तक उन्होंने क्या किया, जोरदार प्रयास किया ताकि उन्हें अफगानिस्तान को बचाया जा सके, दूसरे देशों के अधिकार से छुड़ाया जा सके, लेकिन वह उन्हें सफलता नहीं मिली। और वर्तमान में आज भी जैसा कि मैंने पहले बताया कि तालिबान के साथ अफगानिस्तान का लगातार युद्ध गतिरोध जारी है, लेकिन आज भी अफगानिस्तान में शांति की व्यवस्था नहीं हो पाई है, शांति स्थापित नहीं हो पाई है। अब आज का लास्ट पॉइंट जो है, खाड़ी युद्ध में अमेरिका का हस्तक्षेप। देखिए मैंने पहले बताया खाड़ी देश किसे कहते हैं कि वह समुद्री देश जो एक तरफ से समुद्र से और 3 तरफ से स्थल से घिरा हो, वो खाड़ी देश कहलाता है। खाड़ी देश में बहुत सारे मुस्लिम कंट्री आते हैं, जिसमें ईरान है, इराक है, कुवैत है, और इसके अलावा आपका सऊदी अरब है, संयुक्त अरब अमीरात है, इसके अलावा भी और कुछ देश हैं। तो ये सारे देश मिलकर क्या बनाते हैं, खाड़ी देश। इन्हीं देशों को क्या कहते हैं, खाड़ी देश कहते हैं। देखिए खाड़ी युद्ध में अमेरिका का हस्तक्षेप कैसे हो सकता है, जैसे कि आज का जो वर्तमान युग है वो खनिज तेल के विकास का युग है। किसी भी क्षेत्र में खनिज तेल ने पर्याप्त महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, चाहे शांति का समय रहा हो या युद्ध काल का समय, खनिज तेल का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। तो उस टाइम पे हुआ था कि इसका विकल्प ढूंढा नहीं जा सका है, तो खनिज तेल ऊर्जा का प्रमुख संसाधन है, जिसका विकल्प आज भी देखने को मिलता नहीं है पर्याप्त रूप से। अब खनिज तेल को क्या कहते हैं, काला सोना कहा जाता है। खनिज तेल को क्या कहते हैं, काला सोना। तो खनिज तेल के कारण क्या हुआ कि महाशक्तियों की स्पर्धा उन क्षेत्रों में बढ़ गई थी जो ये स्थल संघर्ष के रूप में परिवर्तित होते जा रहे थे। यानी कि जिन देशों में खनिज तेल था उन देशों पे अधिकार करने के लिए दूसरे देश क्या होने लगे, युद्ध करना उन्होंने शुरू कर दिया। इसका सबसे बड़ा उदाहरण कब देखने को मिला, 2 अगस्त 1990 को। 2 अगस्त 1990 में क्या हुआ कि जो 2 बजे के आसपास इराक ने क्या किया, कुवैत पे आक्रमण कर दिया, क्योंकि कुवैत में काफ़ी खनिज तेल था। तो उसको उस खनिज तेल पर अधिकार करने के लिए इराक ने क्या किया, 1990 ईस्वी में 2 अगस्त को कुवैत पे आक्रमण कर दिया। अब जो इराकी टैंक थी उन्होंने तीव्रता से हमला किया कुवैती सेना पर, लेकिन कुवैती सेना कोई प्रतिरोध नहीं कर पाई और मात्र 6 घंटों के अंदर ही क्या हुआ, 6 घंटों के अंदर ही इराक ने कुवैत पर अपना कब्जा कर लिया। अब कब्जा होने के बाद वहाँ का अधिकांश जो खनिज तेल था वह इराक के अधिकार में हो गया। हालांकि जो राष्ट्रपति उस समय अमेरिका के थे जॉर्ज बुश, को यह अवसर प्रदान कर दिया गया कि सद्दाम हुसैन के विरुद्ध कार्रवाई कर सकें। तो अब अमेरिका के सामने कौन से स्पष्ट लक्ष्य थे कि अमेरिका क्या क्या करना चाहता था, तो उसके कई पॉइंट हैं। जिनमें पहला यह है कि पश्चिमी एशिया के देशों से तेल की आपूर्ति की होने की वाले खतरे का निवारण। जो पश्चिमी एशिया के देश थे
उनका तेल विभिन्न देशों को बेचा जाना था, तो उसका जो खतरा था कि दूसरे देश उस पर अधिकार न कर लें, तो ये निवारण करना था। इजराइल की सुरक्षा को आँच न आने देना था, क्योंकि इजराइल और अमेरिका बहुत ही घनिष्ठ मित्र हैं। सद्दाम हुसैन जो उस समय इराक के राष्ट्रपति थे, सद्दाम हुसैन के परमाणु शस्त्रों व कारखानों को नष्ट करना था। समूचे खाड़ी देशों में शक्ति संतुलन बनाए रखना था। इराक की विस्तारवादी सोच पर प्रतिबंध लगाना था, क्योंकि इराक ने क्या किया था, कुवैत पे अधिकार कर लिया था। इसके अलावा इराक को पश्चिमी एशिया के राजनीतिक मानचित्र में परिवर्तन के अवसर न देना था। ये सारी समस्याएं थी अमेरिका के सामने, जिसका निवारण अमेरिका को ही करना था। अब देखिए, ऐसे में अमेरिका ने क्या किया, सीधी कार्रवाई न करके संयुक्त राष्ट्र संघ के माध्यम से संयुक्त राष्ट्र संघ को माध्यम बनाया। जो संयुक्त राष्ट्र संघ 1945 ईस्वी में इसको बनाया गया था, उसको माध्यम बनाया, और संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के प्राय सभी सदस्यों ने अमेरिका का साथ दिया। जो भी सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य थे या अस्थायी, उन्होंने अमेरिका का साथ दिया। तो हुआ ये कि इसके परिणाम स्वरूप सोवियत जो सुरक्षा परिषद था, संयुक्त राष्ट्र संघ का सुरक्षा परिषद, उसने कुवैत पर इराकी आक्रमण की निंदा की, और इसके बाद उसके खिलाफ कठोर आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए। जो इराक ने कुवैत पर अधिकार किया था, तो इसके वजह से हुआ क्या कि इराक पे कई कठोर प्रतिबंध लगाए गए। अब 3 अगस्त 1990 को यह फैसला लिया गया कि 4 अगस्त को मिस्र व मोरक्को के सैनिक दस्ते सऊदी अरब पहुंच गए। मतलब ये कि 3 अगस्त 1990 को यह फैसला लिया गया, और 4 अगस्त को मिस्र में यानी कि अफ्रीका महाद्वीप में भी कई घटनाएं घट रही थी। तो वहाँ के सैनिक कहाँ पहुँच गए, सऊदी अरब पहुँच गए। सीरिया ने भी इराक के विरुद्ध अपनी सेना भेजने की घोषणा कर डालने की, सभी देश अब इराक के विरुद्ध हो गए थे, क्योंकि इराक ने जबरदस्ती किया था, कुवैत पे अधिकार किया था। तो इराक पे बहुत सारे प्रतिबंध लगाए गए, बहुत सारे देशों के सैनिक वहाँ पे पहुँच गए। अब अमेरिका ने क्या किया, डेजर्ट शील्ड नामक अभियान के तहत अमेरिका की जो सेनाएं थी सऊदी अरब में उतार दी गई। अब सऊदी अरब के इतिहास में यह पहली घटना है जब अमेरिका की सेनाओं को अपनी ज़मीन पर उतारने की इजाज़त दे दी, क्योंकि सऊदी अरब और जो अमेरिका है वो भी लगभग उस समय दुश्मन थे। तो लेकिन पहली बार ऐसा हुआ कि अमेरिकी सेनाओं को उतरने का मौका दिया था सऊदी अरब ने। स्विट्जरलैंड जैसे तटस्थ देश ने भी क्या कि इराक की इस कार्रवाई की निंदा की। यानी कि हर देश ने क्या किया था, इराक ने जो कुवैत पे अधिकार किया था, आक्रमण किया था, उसकी निंदा की गई थी, प्रतिबंध लगाए गए थे। तो ये सारे प्रतिबंध क्या हुए, इराक के लिए काफ़ी अहितकर साबित हुए। अंततः हुआ क्या कि 20 नवंबर यानी कि 20 नवंबर 1990 को क्या किया गया, एक प्रस्ताव पारित किया गया, जिसमें ये कहा गया कि यदि इराक जो है 15 जनवरी 1991 तक कुवैत से नहीं हटता है, तो उसके विरुद्ध सैनिक कार्रवाई की जाएगी। और उसमें से 15 में से 12 सदस्य जो थे, उन्होंने इसके पक्ष में मत भी दिया था। तो विश्व इतिहास में ये दूसरी बार हुआ था जब सुरक्षा परिषद ने किसी देश के खिलाफ सैनिक कार्रवाई की अनुमति दी थी। सबसे पहले कब हुआ था ये घटना, 1950 ईस्वी में, और ये दूसरी बार था 1990 में। ये कहा गया कि अगर इराक कुवैत से नहीं हटता है तो उसके विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी जाएगी। तो ये सारे पॉइंट थे। मतलब ये था कि इराक ने कुवैत पे अधिकार करके अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार ली थी, क्योंकि सभी देश अब इराक के विरुद्ध हो गए थे और सैनिक कार्रवाई की मांग कर रहे थे। तो आई होप स्टूडेंट ये पॉइंट, जो कुछ पॉइंट थे चैप्टर 3 का, आपको समझ में आए होंगे। अगले वीडियो में इसके बाद के कुछ पॉइंट है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।